नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, ये एक सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब उन लोगों के लिए काम आता है जो कि किसी भी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट या किसी भी कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा लड़ रहे हैं। ये जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, आज की हमारी दिन प्रतिदिन की रोज बरोज काम में आने वाली चीजों से संबंधित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। क्या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसा कि व्हाट्सएप चैट्स, मैसेजेस, एसएमएस मैसेजेस, ईमेल्स, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, फोन रिकॉर्डिंग, क्या ये कोर्ट में एडमिसेबल है कि नहीं है? क्या कोर्ट इन्हें, स्पेशली फैमिली कोर्ट्स, क्या इनको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है? करता है तो क्यों नहीं करता, करता है तो क्यों करता है, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में बड़ा डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करने के लिए मैंने एक छोटा सा रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो मैं इस वीडियो के लिंक में शेयर करूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में जो कंसर्न्ड एक्ट्स हैं, जो एक्ट इससे संबंधित है, उस एक्ट के बारे में और उसके अंदर सेक्शंस के बारे में, और जो जजमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम अपने कोर्ट में अपने ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम कोर्ट में जमा कर सकते हैं, उसके बेसिस पर मैंने ये डॉक्यूमेंट्स जो है मैं ये पीडीएफ रिसर्च डॉक्यूमेंट मैंने ये शेयर किया है, ये बनाया है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी उन लोगों से, सभी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो इस वीडियो में चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो प्रैक्टिकल कोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन या सब्जेक्ट है, जो कि इन्फॉर्मेशन जनरली आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लोगों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं एविडेंस एक्ट 1872 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की। क्यों मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ? होता क्या है कि किसी भी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट, मेरा रिक्वेस्टफुली प्लीज ध्यान रखिएगा, जो मैं टर्म यूज करने जा रहा हूं, जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, उसका स्पेसिफिक कारण है, और वो मैं बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक एक चीजें सारी शेयर करूंगा विद जजमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है, वो डॉक्यूमेंट हमारा डिफाइंड है एविडेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन 3 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन है, जिसमें से मैं स्पेसिफिकली तीन डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करूंगा, 3 वर्ड्स शेयर करूंगा। डेफिनेशन डिटेल में आप एक्ट में देख लीजिए, जो मैंने पीडीएफ डॉक्यूमेंट लगाया उसमें देख लीजिए, बट उनका रीजन ऑफ मेंशनिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो होता है, उस डॉक्यूमेंट का सबसे पहली चीज जो देखी जाती है, वो देखी जाती है रेलेवेंसी, कि ये डॉक्यूमेंट मेरे इस पर्टिकुलर केस से कितना रेलेवेंट है, इसका कोई इससे लेना देना भी है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है। दूसरी चीज होता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन भी एक्ट में दी हुई है सेक्शन 3 के अंदर। फैक्ट इन इशू इज कि जो फैक्ट्स इशू वाले हैं, जो हमारा इशू है, उससे रिलेटेड जो आप फैक्ट्स लाना चाहते हैं, आर दे कोरिलेटेड और नॉट। कोई आप डॉक्यूमेंट लेके आए जिसका, मान लीजिए जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं केस में, उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो इट इज नॉट रेलेवेंट, राइट? दैट इज व्हाट। फैक्ट इन इशू, द डॉक्यूमेंट शुड बी रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी हुई है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जिसके अंदर बिल्कुल क्लियरली जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात भी की गई है। अब समस्या क्या आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन नहीं की गई। वहां पे हमारी मदद के लिए आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2000 के सेक्शन 2.24 में डेफिनेशन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि चाहे वो हमारी सीसीटीवी की फुटेज हो, व्हाट्सएप, ईमेल, एनी कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, एनी डॉक्यूमेंट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई भी होगा, चाहे वो हार्ड डिस्क पे हो, पेन ड्राइव पे हो, सीडी ड्राइव पे हो, किसी पे भी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और वो डिफाइंड है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। अब ये जो 3 डेफिनेशंस हैं ये क्यों शेयर की गई? इसलिए शेयर की गई कि भाई अब हमें ये पता चल गया कि हमें जो डॉक्यूमेंट शेयर करना है वो डॉक्यूमेंट हमारे केस से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें रेलेवेंसी होनी चाहिए, उसमें हमारा फैक्ट्स जो इशू से रिलेटेड फैक्ट है वो होने चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो हमने डिफाइन कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ, अदर देन दीज थिंग्स देयर आर 3 अनदर things which has been defined in various judgments and by the honorable supreme court, कि अगर ये 3 चीजें एस्टेब्लिश आपकी हो रही हैं तो कोई भी न्यायालय आपके उस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर लेने से मना नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि एविडेंस एक्ट के अंदर ही एक सेक्शन ऐसा है जिसमें न्यायालय शायद आपके डॉक्यूमेंट ना भी ले, अभी आता हूं उस पर। सो बिफोर दैट हमने इन 3 डेफिनेशंस की जो बात की, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्टियल इशू और डॉक्यूमेंट की जो डिटेल दी, ये क्यों दी? क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, कि जो आपके फैक्ट्स इन इशू हैं और जो भी आपका रेलेवेंसी है उससे संबंधित एविडेंस आप दे सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी कोर्ट डॉक्यूमेंट देने से मना नहीं कर सकती कि भाई ये क्यों दे रहे हो, क्योंकि जी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये रेलेवेंट है इस केस से, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इससे एसोसिएटेड है। सो सेक्शन 5 के अंदर आपके पास अथॉरिटी है जमा करने की। बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने आती हैं, वो है सेक्शन 65A और सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट। 65A क्या कह रहा है? 65A कह रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं एक्ट के अंदर, तो वो स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं? वो स्पेशल प्रोविजंस लिखे हुए हैं सेक्शन 65B के अंदर। सेक्शन 65B क्या कह रहा है? सेक्शन 65B ये कहता है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट रिकॉर्ड पर लेके आना चाहते हैं, इट शुड मीट these पैरामीटर्स, and those parameters should have been given to the court along with a certificate या affidavit। सर्टिफिकेट, सेक्शन 65 में सर्टिफिकेट देते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी रिकॉर्ड कोर्ट में जमा करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें किसने जमा किया, क्यों जमा किया, आपका उस केस से क्या मतलब है, ये जो एविडेंस दे रहे हो ये क्या है, ये जो एविडेंस दे रहे हो ये कैसे बनाया गया, ये एविडेंस जब बनाया गया तो ये क्या उसी इंस्ट्रूमेंट पर आप दे रहे हो जिस पे बनाया गया, या इसको पहले आपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर किया, कंप्यूटर पे जब आपने ट्रांसफर किया तो क्या इसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी की या नहीं की? अगर छेड़ाछाड़ी की, जिसने छेड़ाछाड़ी की यानी कि ट्रांसफर भी मान लीजिए किया, जिसने छेड़ाछाड़ी की, क्या वो आदमी इतना पढ़ा लिखा और इक्विप्ड है कि वो कंप्यूटर हैंडल कर सके? तो इस तरह की 10-12 चीजें उसमें दी हुई हैं 65B में, जिसके अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट देने के बाद आप उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लगा सकते हैं। हालांकि अब जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक रिसेंटली जजमेंट आई थी जिसमें यह भी कहा गया है कि 65B कोई जरूरी नहीं है अगर मान लीजिए पार्टी टू द सूट ही उसको लगा रहा है, क्योंकि वॉट एवर डॉक्यूमेंट, मैं आऊंगा उन 3 चीजों पे, whatever document is being brought on the record, it automatically has to be proven। अगर अदरवाइज प्रूव नहीं करोगे तो उस डॉक्यूमेंट का कोई फायदा नहीं है रिकॉर्ड पे लाने के लिए। सो 65A और 65B बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा जो सबसे आवश्यक चीज है जो मैंने अभी बीच में शेयर किया था कि कोर्ट के ऊपर आ जाता है कि कोर्ट आपका डॉक्यूमेंट ले या ना ले। जी हाँ, सेक्शन 136 एविडेंस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कोर्ट उस एविडेंस को रिकॉर्ड पर लाने या ना लाने के लिए अकॉर्डिंगली आपको परमिशन दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि काफी सारे लोग इसे वीडियो को इसी वजह से देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि फैमिली कोर्ट एक्ट या फैमिली कोर्ट के अंदर हमारे ये डॉक्यूमेंट्स
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को किस तरह से मान्यता दी जाती है, किस तरह से वो हमारे एडमिट होते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है उसके अंतर्गत आप जो है हस्बैंड वाइफ के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एक प्राइवेट कम्युनिकेशन है, उसको आप जो है कोर्ट में नहीं लेके, उसको आप पब्लिकली नहीं लेके आ सकते। बट ऐसा नहीं है। सेक्शन 122 जो ये कहता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, उसी के अंदर इसका तोड़ भी लिखा हुआ है। वो क्या तोड़ है? मैंने जो डॉक्यूमेंट एनक्लोज कर रहा हूं उस डॉक्यूमेंट में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो तोड़ है। उसी में सिर्फ वो वर्ड्स बोलूंगा। इट सेज एक्सेप्ट्स इन सूट बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन मैरिड पर्संस, द सूट्स बिटवीन द मैरिड पर्सन। यानी कि अगर उन पार्टीज के बीच में, मैरिड पार्टीज के बीच में सूट है कोई भी, तो उस सूट में आप वो डॉक्यूमेंट ला सकते हो सब्जेक्ट टू द रेलेवेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 122 के अंदर तोड़। उसके बाद फिर आई बात कि जी अगर आप लेके भी आ जाते हो तो उसको कोई और तो बार नहीं करता, सेक्शन या कोई और एक्ट तो बार नहीं करता, नहीं। यहां पे हमारे रिलीफ के लिए आ जाता है सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट। सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट क्या कह रहा है? सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट ओवरराइड कर देता है सेक्शन 122 को या किसी भी उस सेक्शन को जो बाध्य करता है मुझे अपना रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज रिकॉर्ड पर लाने के लिए। इससे संबंधित राजस्थान हाई कोर्ट की एक बहुत सुंदर जजमेंट है, प्रीति जैन बनाम कुणाल जैन। ये जजमेंट का लिंक मैंने शेयर किया है अपने पीडीएफ में, तो आप प्लीज उसे देखिएगा, जिसमें कि साफ साफ ये कहा गया है कि जो प्रिविलेज होती है सेक्शन 122 की वजह से, वो प्रिविलेज सेक्शन 14 खत्म कर देता है फैमिली कोर्ट एक्ट का। क्योंकि प्रिविलेज वो खत्म कर दी सेक्शन 14 ने, तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट लेकर आ सकते हैं रिकॉर्ड पे। अब मैं बात करूंगा उन सारे जजमेंट्स के बारे में जो जजमेंट्स हमारा जो आज का सब्जेक्ट है, एडमिसिबिलिटी ऑफ व्हाट्सएप चैट्स, मैसेजेस, वीडियो एंड ऑडियो और फोन रिकॉर्डिंग इन दी फैमिली कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट फॉर दैट मैटर, बट फैमिली कोर्ट पर रिस्ट्रिक्ट करते हुए कि कौन से जजमेंट्स हैं जिनको अगर हम यूज करें हमें कोई भी कोर्ट नहीं रोक सकती इन डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर लाने के लिए। क्योंकि जजमेंट्स हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट जो कि आपको किसी भी फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर लाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। सो दो जजमेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस अगर आप रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं जो कि प्रोसिक्यूशन की और डिफेंस की उनका मत रखने में मदद कर सके, सो वो अलाउ कर देने चाहिए। जजमेंट है स्टेट ऑफ गुजरात बनाम शैलेंद्र सिंह कमल किशोर पांडे, और दूसरी जजमेंट है ये वाली जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट की, और दूसरी जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की जाहिरा शेख बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्लियर लिखा हुआ है एनी फैक्ट रिलेटिंग टू द ट्रुथ ऑफ प्रोसिक्यूशन केस कैन बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बाय एनी मींस देन द कोर्ट शुड नॉट प्रिवेंट एनी पार्टी फॉर एड्यूसिंग सच एविडेंस। यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का एविडेंस आप रिकॉर्ड पर लेकर आ सकते हैं और उसको कोर्ट रोकेगी नहीं। सिमिलरली हम बात करते हैं टू द पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। एन श्री रामा रेड्डी बनाम वीवी गिरी, 1971 की ये जजमेंट है हालांकि, लेकिन 1971 में भी ये एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन रिकॉर्डेड ऑन अ टेप कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट द एविडेंस ऑफ द पार्टी। एज इन अगर कोई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है किसी भी पार्टी की, उसको कोई सी भी पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो एविडेंस लाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, किसी भी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अब मैंने शुरू में बात की थी 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो क्या है वो 3 बातें? सबसे पहले मैं पहले ये 3 बातें शेयर करूंगा, उसके बाद कुछ जजमेंट्स हैं जिनके मैं नाम बता दूंगा आपको, जिन जजमेंट्स में कलेक्टिवली ये कहा हुआ, तीनों जजमेंट में सेम बात की है, अलग अलग तरीके से जजमेंट आप यूज कर लेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं उनके आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमने पहले बात की रेलेवेंसी, वहां पे रेलेवेंसी से रिलेटेड ये आ जाता है कि क्या एक्यूरेसी है। 65B से कनेक्ट करेंगे आप इसे, 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, कि आपने एक शपथ पत्र दिया है कि जिस आदमी ने ये ट्रांसफर किया है फ्रॉम A to B, ये बिल्कुल भी टेम्पर नहीं किया गया है रिकॉर्ड। सो somebody has to take care of the accuracy, तो accuracy must be proved in the court, that is number 1. नंबर 2 पहले बता चुका हूं, बट रेलेवेंसी, अब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 3 पॉइंट्स। रेलेवेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट, रेलेवेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द फैक्ट्स इन इशू, टू द केस, टू द पीपल इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सेकंड पॉइंट। रेलेवेंसी होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फोटोग्राफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। सो आप कोई भी डॉक्यूमेंट ला रहे हैं रिकॉर्ड पे, मान लीजिए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो उस सीसीटीवी में जो आदमी दिख रहा है भाई, उसका इस केस से कोई मतलब है कि नहीं है। उस सीसीटीवी वीडियो में या उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिसकी आवाज है, वो आवाज का इस केस की पार्टी से कोई मतलब है कि नहीं है। सो इज वाई, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फैमिली कोर्ट में आप यूज कर रहे हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के माता पिता के बीच में आपके बारे में जो कोई बात हुई है, आप उसे रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते। क्या कह के आप रिकॉर्ड पे लाएंगे कि देखो जी ये मेरी बुराई कर रहे हैं? क्यों, किसे रोक लोगे आप बुराई करने में? सो पॉइंट इज you can definitely bring a document on record which is relevant to the case. This particular thing, one particular thing may not be relevant, the other may be. So relevancy is very important. 3 points: accuracy, relevancy and identification. If these 3 points have been established by you, you can bring the document, you can the court will consider your document on the record. So कौन सी जजमेंट्स हैं जो इसके बारे में हमारी हेल्प करती हैं? सो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, सबसे पहली यूसुफ अली इस्माइल नागरी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरी है जियाउद्दीन रहमुद्दीन बुखारी बनाम ब्रिजमोहन रामदास मेहरा, और तीसरी है RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तीनों के अंदर मोर और लेस एग्जैक्टली सेम बात की गई है। RM मकलानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर कहा गया है कि रिकॉर्ड ऑफ स्पीचेस विच वर आर डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था। अगर किसी की स्पीच है, वो रिकॉर्ड है, एक डॉक्यूमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, एंड हेंस इट इज एडमिसेबल, उसको एडमिट करेंगे। सिमिलरली फिर उसमें एक्यूरेसी, रेलेवेंसी और आइडेंटिफिकेशन की बात की गई कि तीनों चीजें आइडेंटिफाई होती हैं। डिटेल के लिए आप प्लीज इस डॉक्यूमेंट को देखिएगा, मैंने अटैच किया है PDF, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके केसेस में, क्योंकि इसमें केस के लिंक भी दिए हैं। अब इससे अलग कि चलो सर ये तो आपने बात कर ली व्हाट्सएप की, CCTV की बात कर ली, ये ऑडियो की बात कर ली, लेकिन मेरे पास तो साहब SMS है या मेरे पास तो व्हाट्सएप मैसेजेस है, इनका क्या? SMS के बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप के बारे में बताता हूं। देखिए, जैसा कि आजकल का समय चल रहा है, पिछले 1 वर्ष से पूरा संसार कोविड-19 की जंग से लड़ रहा है, और इस दौरान क्या हुआ है, सब लोगों ने अपने घर में, अपने ऑफिसों में बैठ के जिन्होंने काम किया है, पूरे का पूरा संसार ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे चला है। इवन अगर हम अपने देश की बात करें, सरकारी अफसर भी व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। सो क्योंकि व्हाट्सएप को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया या टेलीग्राम को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, इट इज व्हेन ऑन 14 जुलाई 2020, 14 जुलाई 2020 का सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक केस में एक ऑर्डर है, आप इसको गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। ऑर्डर है जिसमें साफ डायरेक्शंस दी गई कि 14/7/2020 को कि किस तरह से व्हाट्सएप द्वारा भेजे जाने वाले समन्स या ईमेल पर भेजे जाने वाले समन्स एक वैलिड वे ऑफ सेंडिंग दी समन्स माना जाएगा। सिमिलरली उससे पहले माननीय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने भी 9 जून 2020 को एक सिमिलर ऑर्डर पास किया था, जिसमें व्हाट्सएप पे समन्स भेजे गए थे। मोर इम्पोर्टेंटली सन 2017 में
पहली बार करकरडूमा कोर्ट के अंदर एक घरेलू हिंसा के मुकदमे में मेरा एक मैटर था जिसमें सबसे पहली बार कभी व्हाट्सएप से समन्स भेजे गए थे। व्हाट्सएप से 2017 में मेरा क्लाइंट एक ऑस्ट्रेलिया में था, उसकी पत्नी ने यहाँ पे मुकदमा किया था। कोर्ट ने परमिशन लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के एक सर्टेन जजमेंट को मानते हुए व्हाट्सएप पर ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल समन्स भेजे थे 2017 में मेरे एक केस में। सो व्हाट्सएप के समन माने जाते हैं, व्हाट्सएप विच इज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सो व्हाट्सएप की चैट्स, व्हाट्सएप का कोई भी रिकॉर्ड कोर्ट में 100% एडमिसेबल है। बस 3 पॉइंटों का ध्यान रखना है, रेलेवेंसी, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्यूरेसी। सो 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, विच इज रेलेवेंसी, एक्यूरेसी एंड आइडेंटिफिकेशन, एंड हेंस अकॉर्डिंगली व्हाट्सएप के जो आपके समन्स हैं, व्हाट्सएप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 100% आपके माने जाएंगे। अब क्या होता है, कई केसेस में सामने वाली पार्टी नहीं आती है, तो आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं इस जुलाई 2020 के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कि साहब इस ईमेल पर, इस व्हाट्सएप पे समन भेजने के लिए अनुमति दे दें, मैं जो है एफिडेविट दाखिल कर दूंगा कि मैंने व्हाट्सएप और ईमेल पे समन्स भेज दिए। सो दिस इज टू फास्ट फॉरवर्ड द प्रोसेस। अब हम बात करेंगे लास्ट सब्जेक्ट पे, विच इज एसएमएस। सो आपको एक केस याद होगा, प्रमोद महाजन हत्याकांड। प्रमोद महाजन हत्याकांड में एक एसएमएस ने पूरी कहानी बदल दी थी, जो कि उनके भाई, जो कि सजा याफ्ता हैं, उनके भाई प्रवीण महाजन ने भेजा था। उस एसएमएस को कंसिडर करते हुए ही ये केस डिसाइड हुआ उनके अगेंस्ट, एंड हेंस दिस इज वन ऑफ द प्रमोद महाजन मर्डर ट्रायल के नाम से आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। is the document is a electronic record which is accepted by the courts. I believe जो मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर की हैं, आपके साथ सेक्शंस शेयर किए, आपके साथ एक्ट शेयर किया, जिसके अंदर आप इस डॉक्यूमेंट को आप व्हाट्सएप मैसेजेस, चैट्स, एसएमएस, ईमेल्स, इन सबको आप अपने कोर्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, बोल्डली यूज कर सकते हैं। कोर्ट अगर मना करे तो आपको मैंने सेक्शंस बता दिए जिन सेक्शंस के अंदर आप यूज कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफाइड एंड नॉट टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं कोर्ट में अपने बचाव के लिए, और कोई भी कोर्ट मना नहीं करेगी एज लॉन्ग एज सेक्शन 136 के भी प्रोविजंस मीट कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, आपके काम आए। जो डॉक्यूमेंट मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगा। जहां भी हेल्प कर सकता हूँ, जिस भी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लग सके, स्पेशली दोज who are contesting their cases, चाहे वो झूठे सच्चे जो भी हैं। अगर जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो लोग कोर्ट में यूज करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के, इन सब जजमेंट्स को यूज करते हुए, इन सब सेक्शंस को यूज करते हुए वो एक यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ बने रहिए, वीडियो शेयर करता रहूँगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।